चलिए आज बात करते हैं बिहार और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उसकी भूमिका की। हमारे पास जो सामग्री है वो बिहार की सामान्य ज्ञान परीक्षाओं के कुछ पुराने पेपर और कुछ ऐतिहासिक नोट्स का एक दिलचस्प मिश्रण है। और हमारा मकसद सिर्फ तारीखें या नाम दोहराना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बिहार एक तरह से उस समय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रयोगशाला बन गया था, कैसे यहाँ की घटनाओं ने पूरे देश की लड़ाई की दिशा ही बदल दी। बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? जब भी आज़ादी की लड़ाई में बिहार का नाम आता है तो सबसे पहले एक ही जगह का जिक्र होता है, चंपारण। ऐसा क्यों है? आखिर चंपारण में ऐसा क्या खास हुआ था? चंपारण इसलिए खास है क्योंकि वो भारत में गांधी जी के सत्याग्रह का पहला बड़ा और कामयाब तजुर्बा था। 1917 की ये घटना सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। अच्छा। यहीं से गांधी जी भारतीय राजनीति के कह सकते हैं केंद्र में आए और ये पूरी कहानी चंपारण के नील की खेती करने वाले गरीब किसानों से जुड़ी हुई है। हाँ, मैंने तिनकठिया सिस्टम के बारे में पढ़ा है, पर यह था क्या असल में? सुनने में तो किसी टैक्स जैसा लगता है, लेकिन कहते हैं कि ये बहुत बहुत जालिमाना था। जालिमाना शब्द भी शायद छोटा पड़ जाए। इसे ऐसे समझिए कि अंग्रेज बागान मालिकों ने एक कानून बना दिया था कि हर किसान को अपनी जमीन के हर 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे हिस्से पर नील की खेती करनी ही पड़ेगी। ये अनिवार्य था। मतलब 3-20 हिस्से पर नील उगाना ही उगाना है। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या थी? फसल ही तो थी। समस्या ये थी कि किसान ये नील अपने लिए नहीं उगा रहे थे। उन्हें यह फसल उन्हीं अंग्रेज बागान मालिकों को बेचनी पड़ती थी, वो भी एक तय और बेहद कम कीमत पर। ओहो। सोचिए, आपको अपने ही खेत के सबसे उपजाऊ हिस्से पर वो फसल उगानी पड़े जो ना आप खा सकते हैं ना बाजार में सही दाम पर बेच सकते हैं। ऊपर से जमीन भी बंजर हो रही थी। ये सिर्फ आर्थिक शोषण नहीं था, ये एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी अपनी ही जमीन पर। समझ गया। मतलब ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं था, ये किसानों के आत्मसम्मान पर सीधी चोट थी। तो इस माहौल में गांधी जी की एंट्री कैसे हुई? मुझे एक नाम पता है, राजकुमार शुक्ला। कहते हैं कि वो गांधी जी को चंपारण लेकर आए। अरे वाह, बिल्कुल सही। ये तो पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। राजकुमार शुक्ल कोई बड़े नेता नहीं थे। वो चंपारण के ही एक आम लेकिन कह सकते हैं बहुत जिद्दी किसान थे। उन्होंने ठान लिया था कि वो इस जुल्म को खत्म करवा के रहेंगे। तो उन्होंने किया क्या? वो दिसंबर 1916 में लखनऊ पहुंचे। वहां कांग्रेस का 31वां अधिवेशन चल रहा था। देश के सारे बड़े नेता वहां थे। राजकुमार शुक्ल ने वहां गांधी जी को पहली बार देखा और बस उनके पीछे पड़ गए। पीछे पड़ गए मतलब सचमुच पीछे पड़ गए। उन्होंने गांधी जी को किसानों का दर्द बताया, तिनकठिया सिस्टम की पूरी कहानी सुनाई और उनसे चंपारण चलने की जिद करने लगे। गांधी जी उस समय बहुत व्यस्त थे। उन्होंने टालने की भी कोशिश की, लेकिन शुक्ल जी ने पीछा नहीं छोड़ा। जहां जहां गांधी जी जाते वो पहुंच जाते। कमाल है। मतलब भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा महात्मा गांधी बिहार किसी बड़े नेता के बुलावे पर नहीं आए, बल्कि एक आम किसान की जिद की वजह से आए। ये तो पूरी कहानी का नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। तो जब गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण पहुंचे, तब माहौल एकदम बदल गया। उनके साथ बिहार के बड़े बड़े नाम जुड़ गए। राजेंद्र प्रसाद, जो उस समय के जाने माने वकील थे और बाद में देश के पहले राष्ट्रपति बने, वो भी साथ आए। अच्छा। आचार्य जेबी कृपलानी, जो एक प्रोफेसर थे, और मजहरुल हक जैसे राष्ट्रवादी नेता भी शामिल हो गए। गांधी जी के आने से एक स्थानीय मुद्दा अचानक राष्ट्रीय बन गया। उन्होंने गांव-गांव जाकर हजारों किसानों के बयान दर्ज किए। और अंग्रेज प्रशासन, वो तो घबरा गया होगा। बहुत ज्यादा। उन्होंने गांधी जी को जिला छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने साफ मना कर दिया और यहीं से सत्याग्रह की असली शुरुआत हुई। और इसका नतीजा क्या निकला? क्या अंग्रेज सरकार झुकी? हिंसक विरोध का दबाव इतना ज्यादा था कि सरकार को एक जांच कमेटी बनानी पड़ी और गांधी जी को भी उसका सदस्य बनाया गया। आखिरकार तिनकठिया सिस्टम को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। ये किसानों की बहुत बड़ी जीत थी। वाह। चंपारण ने पूरे देश को दिखा दिया कि बिना हथियार उठाए भी सबसे ताकतवर हुकूमत को झुकाया जा सकता है। सही कहा। तो चंपारण ने किसानों को एक आवाज और एक तरीका दिया, सत्याग्रह। लेकिन क्या ये आवाज चंपारण के बाद शांत हो गई या और बुलंद हुई? क्योंकि हमारे स्रोतों में असहयोग आंदोलन और किसान सभा का भी जिक्र है। ये आवाज और बुलंद हुई। चंपारण की सफलता ने बिहार के किसानों में एक नया आत्मविश्वास भर दिया था।
जब 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो बिहार और बंगाल में उसे जबरदस्त समर्थन मिला और इसकी सबसे बड़ी वजह किसान ही थे। अच्छा, और यहीं पर किसान सभा की भूमिका आती है। जी, यहीं पर ये किसान सभाएं किसानों के संगठन थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसे नेताओं ने बिहार में किसानों को जमींदारों और अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ एकजुट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये किसान सभाएं करती क्या थी असल में? ये सिर्फ बैठकें नहीं करती थी, ये विरोध प्रदर्शन आयोजित करती थीं, लगानबंदी के लिए आंदोलन चलाती थीं और किसानों की मांगों को कांग्रेस जैसे बड़े राजनीतिक मंचों तक पहुंचाती थीं। उन्होंने स्थानीय कृषि शिकायतों को आजादी की बड़ी लड़ाई से जोड़ दिया। ये एक बहुत जरूरी बात है। इसका मतलब आंदोलन अब सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोगों तक सीमित नहीं रहा, गांव-गांव तक उसकी जड़ें पहुंच गई। किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे थे और उन्हें लग रहा था कि ये देश की लड़ाई का ही हिस्सा है। बिल्कुल, और इसी संगठित ताकत का सबसे बड़ा रूप हमें बाद में देखने को मिला 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। हाँ, 1942 का करो या मरो आंदोलन। उस दौर में बिहार से एक और बहुत बड़ा नाम उभर कर सामने आता है, जयप्रकाश नारायण, जेपी। उनकी क्या भूमिका थी? 8 अगस्त 1942 को जैसे ही कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया, अंग्रेजों ने गांधी जी समेत सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। उन्हें लगा कि नेता जेल में होंगे तो आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नहीं हुआ। यहीं पर जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं ने कमान संभाली। जेपी उस समय हजारीबाग जेल में बंद थे, लेकिन नवंबर 1942 में वो अपने कुछ साथियों के साथ जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए। ये कोई मामूली घटना नहीं थी, ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी खबर थी। जेल से भागकर उन्होंने क्या किया? छिप गए। छिपे, लेकिन काम करते रहे। उन्होंने एक तरह का अंडरग्राउंड नेटवर्क बनाया। वो अंग्रेजी हुकूमत की पकड़ से दूर रहते हुए नेपाल के जंगलों से आंदोलन को चला रहे थे। वो नौजवानों को ट्रेनिंग देते, गुप्त रेडियो स्टेशन से लोगों तक संदेश पहुंचाते और देश भर में अंग्रेजी शासन की नींव को हिलाने का काम कर रहे थे। जब सारे बड़े नेता जेल में थे, तब जेपी उस दौर के हीरो बनकर उभरे। ये तो वाकई एक क्रांतिकारी भूमिका थी। मतलब एक तरफ गांधी जी का अहिंसक सत्याग्रह और दूसरी तरफ जेपी का भूमिगत क्रांतिकारी आंदोलन। बिहार में दोनों विचारधाराएं एक साथ चल रही थी। हाँ, और अगर हम इन सब घटनाओं को उस समय के बड़े प्रशासनिक ढांचे में रखकर देखें तो तस्वीर और साफ होती है। हमारे पास एक दस्तावेज है जिसमें उस समय के वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जिक्र है। उनका कार्यकाल था 1916 से 1921 तक। ये तो वही समय है जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक पकड़ा। चेम्सफोर्ड के समय में ही चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसी दौर में रॉलेट एक्ट आया 1919 में और फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ। मतलब ये है कि चंपारण की घटना कोई अलग थलग किस्सा नहीं थी, बल्कि ये उस समय देश में चल रही बड़ी उथल-पुथल का ही एक हिस्सा थी। उसी दस्तावेज में एक और दिलचस्प जानकारी है। लिखा है कि चेम्सफोर्ड से ठीक पहले वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया था। और ये भी एक जरूरी कड़ी है ना? जब चंपारण आंदोलन हुआ तब बिहार एक नया प्रांत था जो अपनी एक अलग राजनीतिक पहचान बना रहा था। हो सकता है इस नई पहचान ने भी बिहार को स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका को और मुखर होकर सामने रखने के लिए प्रेरित किया हो। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो क्या कहेंगे, इसका सार क्या है? सार यह है कि बिहार की भूमिका सिर्फ घटनाओं में हिस्सा लेने तक सीमित नहीं थी। चंपारण ने पूरे देश को सत्याग्रह का सफल मॉडल दिया। किसान सभाओं ने दिखाया कि कैसे किसानों की संगठित शक्ति राष्ट्रीय आंदोलन की रीढ़ बन सकती है। और जयप्रकाश नारायण ने साबित किया कि नेतृत्व के बिना भी आंदोलन को कैसे जिंदा रखा जा सकता है। और राजकुमार शुक्ल की कहानी वो ये सिखाती है कि इतिहास हमेशा बड़े नेता नहीं बनाते। कभी कभी एक आम इंसान की जिद और हिम्मत भी इतिहास का रुख मोड़ सकती है। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमारे स्रोतों में बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जैसे कई और नेताओं का जिक्र है जिनका योगदान बहुत बड़ा था। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि बिहार के जिलों और गांवों में राजकुमार शुक्ल जैसे और कितने नायक नायिकाएं होंगे जिनकी कहानियां उतनी ही महत्वपूर्ण थीं, लेकिन इतिहास के पन्नों में कहीं खो गईं। शायद आज भी स्थानीय इतिहास में ऐसे कई गुमनाम हीरो अपनी पहचान का इंतजार कर रहे हैं।